आज से हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का अध्याय शुरू करेंगे। हमारा आज का पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। पहला चैप्टर क्या है? भाषा और व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भारत में या अन्य देशों में किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, या हमारे देश में किस भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता मिली है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हम मातृभाषा किसे कहते हैं। ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत आज पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जिससे हम अपनी बात को, हम एक साधारण सी भाषा में आपको बता रहे हैं कि जैसे हम किसी भी बात को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाओं को हम आप तक पहुंचाते हैं, आप हमारी बातों को समझते हैं या हम आपकी बातों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए, भारत एक सुंदर देश है। ये सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारत एक सुंदर देश है। तो क्या कर रहे हैं? मानचित्र में दिखा रहे हैं। जो नक्शा बना हुआ है भारत का, इसे हम मानचित्र कहते हैं हिंदी में। तो मानचित्र में दिखा रहे हैं बच्चों को और अपने मुंह से बता रहे हैं। इस चित्र में देखिए, भारत एक सुंदर देश है। इसी को, जो भारत का ये मानचित्र है, इसी को यहाँ लिख के बता रहे हैं सर बच्चों को। तो ये क्या हो गया? एक भाषा यह हो गया और एक भाषा यह हो गया। भाषा का एक प्रकार यह है और एक प्रकार यह है। ये प्रकार क्या है? भारत एक सुंदर देश है, नक्शे में बता रहे हैं सर बच्चों को। तो ये क्या कर रहे हैं? बोल कर समझा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि इसमें श्रीलंका कहाँ है, केरल कहाँ है, ये सब क्या है? ये सब दिखा रहे हैं कि इस नक्शे में सब कुछ बोल के बता रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी मौखिक भाषा। सर बच्चों को किस भाषा में समझा रहे हैं? मौखिक भाषा में समझा रहे हैं। और वही बात, भारत एक सुंदर देश है, किस भाषा में समझा रहे हैं? लिखित भाषा में समझा रहे हैं। इसे ये ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बता रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये लिखित भाषा हो गई। अभी हमने पढ़ा कि भारत एक सुंदर देश है, मानचित्र में दिखाया गया है। तो ये किस भाषा में बताया जा रहा है? मौखिक भाषा में बताया जा रहा है। और यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताया जा रहा है कि भारत एक सुंदर देश है। ये किस भाषा में बताया जा रहा है? ये लिखित भाषा में बताया जा रहा है। पहले चित्र में अध्यापक बच्चों को भारत का मानचित्र दिखाते हुए बोलकर बताते हैं, भारत एक सुंदर देश है। दूसरे चित्र में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताते हैं, भारत एक सुंदर देश है। तो क्या हो गया? यह भाषा का पहला रूप हो गया मौखिक भाषा, और यह भाषा का दूसरा रूप हो गया लिखित भाषा। अतः भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। भाव तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भावों तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। साधारण सी बात है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब विचारों का आदान प्रदान से क्या मतलब है? कि विचारों का आदान प्रदान मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं, जो भी हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, उसे हम किस माध्यम के द्वारा समझते हैं? भाषा के द्वारा समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो देखिए, ये परिभाषा है भाषा की। भाव तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अभी हमने पढ़ा कि भारत एक सुंदर देश है,
अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये मानचित्र में दिखा रहे हैं कि भारत एक सुंदर देश है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? तो ये भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा, क्योंकि इसमें बच्चों को वो मानचित्र दिखाकर समझा रहे हैं। और दूसरे चित्र में हमने देखा कि भारत एक सुंदर देश है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं बच्चों को। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। अब आप लोगों को लिखित भाषा और मौखिक भाषा समझ में आ गई। अब देखिए परिभाषा क्या है मौखिक भाषा की? जिस भाषा को बोलकर और सुनकर प्रयोग में लाया जाता है वह मौखिक भाषा होती है। जैसे अध्यापक ने बोलकर बताया भारत एक सुंदर देश है। यहाँ अध्यापक ने बोलकर समझाया ना कि भारत एक सुंदर देश है। तो अभी हमने बताया कि ये भाषा का कौन सा रूप है? तो ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा बच्चा अपने परिवार और आसपास के वातावरण से सुनकर और बोलकर सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है और लिखना पढ़ना नहीं जानता है फिर भी वह भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन किसके द्वारा? अपने परिवार और आसपास के वातावरण में जो वो सुनता है वही सीखता है और वही बोलता है, वही बच्चे की भाषा होती है। लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है वह लिखित भाषा होती है। जैसे अध्यापक ने लिखकर बताया भारत एक सुंदर देश है। अभी हमने देखा एग्जाम्पल में कि अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है भारत एक सुंदर देश है, ये क्या है? ये भाषा का लिखित रूप है। यह भाषा के लिखित रूप में प्रयोग होता है कि अध्यापक ने लिखकर बताया भारत एक सुंदर देश है। तो लिखने की क्रिया को जो भी हम लिखते हैं और लिख के बताते हैं उसे हम लिखित भाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। लिखित भाषा विद्यार्थी विद्यालय में सीखते हैं। अब देखिए मौखिक भाषा तो बच्चा अपने घर में, परिवार में या आसपास के वातावरण में सीख चुका, लेकिन लिखित भाषा कहाँ सीखता है? तो लिखित भाषा वह अपने विद्यालय में यानी स्कूल में सीखता है। जब वह स्कूल में पढ़ने जाता है तो क्या होता है? उसकी टीचर्स उसको लिखना सिखाती हैं, उसको हाथ पकड़ के पेंसिल पकड़वा के उसका हाथ पकड़ के कैसे टीचर लिखने का अभ्यास कराती हैं, लिखना सिखाती हैं, तो उसे लिखित भाषा तब उसे आती है। जो भाषा हम परिवार के सदस्यों से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो भाषा हम मतलब परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। परिवार में हमारे जो भाषा बोली जाती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, जो भी भाषा हमारे परिवार में बोली जाती है वो हमारी क्या होती है? मातृभाषा होती है। अतः बच्चा पहले अपने परिवार से सीखता है बोलना, तो वो अपने मातृभाषा में ही बात करता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारी प्रमुख भाषाएं मतलब कुछ भाषाएं यहाँ दिया गया है वह इस प्रकार हैं। जैसे देखिए भाषा है और कहाँ बोली जाती है, ये इधर भाषा लिखा है और ये भाषा कहाँ बोली जाती है वो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और बिहार में। इतनी जगह हिंदी बोली जाती है। सिर्फ हिंदी, और भी अदर भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ की प्रचलित भाषा क्या है? हिंदी। अब पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। अब बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल में। उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। तमिल में क्या बोली जाती? तमिल भाषा किस में बोली जाती है? तमिलनाडु में। फिर यहाँ देखिए भाषा
और कहाँ बोली जाती है? कश्मीरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। असमी कहाँ बोली जाती है? असम में। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटक में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। तो कुछ प्रमुख भाषाएं इस प्रकार की हैं कि जो जहाँ बोली जाती हैं वहाँ की भाषाएं हमने आपको बताया। अब फिर देखिए हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और बिहार में। इतने जगह क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। कौन सी भाषा है? चीनी है। कुछ देशों की भाषाएं इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं और उसके साथ ही उसकी भाषाएं दी गई हैं। जैसे देश है जापान, जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भारत में हिंदी। फिर यहाँ दिया भारत में हिंदी, तो भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी। अब हमारा भाषा कंप्लीट हुआ, भाषा आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। अब व्याकरण के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि व्याकरण क्या करता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे जब तक हमें व्याकरण का जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी बात को न शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अब हम जिस भाषा को बोलते, पढ़ते, लिखते या सुनते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका पता व्याकरण के द्वारा चलता है। अब देखिए हम जो भी बात बोल रहे हैं या आप जो भी बात बोलते हैं तो वो शुद्ध है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा होती है? व्याकरण के द्वारा होती है। जब हमें व्याकरण अच्छे से नहीं आएगा तो हम हमारी भाषा में, हमारी वर्तनी में, हमारे पढ़ने में क्या होगा? शुद्धता नहीं आएगी, वो हमेशा अशुद्ध ही बोला जाएगा। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसमें भाषा के संबंध में अनेक नियम होते हैं। इन नियमों के पालन एवं प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा के प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जाता है। इसलिए किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। देखिए किसी भी भाषा का, मान लीजिए हिंदी भाषा ही है, तो जब तक हम हिंदी भाषा के व्याकरण को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक हमें हिंदी भी अच्छे से बोलने नहीं आएगी। अगर संस्कृत भाषा है, संस्कृत की भी हम लोग जब तक संस्कृत का हम लोग पूरा व्याकरण नहीं जानेंगे तब तक संस्कृत भी हमें शुद्ध रूप से न पढ़ने आएगा न बोलने आएगा। तो ये है व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण से क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब है अगला हमारा टॉपिक लिपि। अब हम लिपि के बारे में कुछ जानेंगे। अब हमारा लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। लिपि क्या होती है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि लिपि वह चीज़ होती है जो भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। हर भाषा को लिखने का एक अपना चिन्ह होता है, उसका अलग अलग चिन्ह निश्चित किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार देखिए एक प्रकार का लिपि होता है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? तो ब्रेल लिपि वह होता है जो पेज पे या पन्ने पे, कागज़ पे कुछ उभरा हुआ बिंदु होता है जिसे छू कर पढ़ा जाता है, जिसे सिर्फ दृष्टिहीन लोग ही पढ़ते हैं, उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। यहाँ हमें साधारण लिपि के बारे में पढ़ना है। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। तो लिपि
से थोड़ा हट के हम पढ़ेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के रहने वाले थे और दृष्टिहीन थे, मतलब दोनों आँखों से अंधे थे, बचपन से ही अंधे थे। बचपन से क्या कह सकते हैं कि जन्म से ही अंधे थे, वो पैदा ही हुए थे अंधे। उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिसमें जो कागज़ पर उभरे होते हैं कुछ बिंदु, उन्हें छूकर उंगली से पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है। तो ये सिर्फ दृष्टिहीन लोगों के लिए वो लिपि का प्रयोग होता है। यहाँ हमारा लिपि अलग है। तो हम देखेंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा है, लिपि है, भाषा है, लिपि है। एक बार और लिपि के बारे में हम जानते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, अलग अलग, मतलब सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, निश्चित किए गए रहते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ देखिए भाषा और लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की क्या है? देवनागरी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की क्या है? फारसी। फिर देखिए अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन की है रोमन, फ्रेंच की है रोमन और मराठी की है देवनागरी। तो कुछ भाषाएं हैं और कुछ उनकी लिपियां हैं। हो गया। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर ये यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो ये है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू। तो पहला है हिंदी, इसे ही हम टिक का निशान लगाएंगे। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, चीनी या अंग्रेजी? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, फारसी या देवनागरी? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। नीचे दिए गए कार्य भाषा के मौखिक रूप हैं या लिखित, ये आपको लिखना है। रेडियो पर समाचार सुनना मौखिक भाषा, माँ के द्वारा घर के सामान की सूची बनाना लिखित भाषा, अनीता द्वारा गीत गाना मौखिक भाषा, वार्षिकोत्सव पर प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य अतिथि का परिचय देना मौखिक भाषा, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना। फिर आता है हमारा इन प्रदेशों की मुख्य भाषाएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश की हिंदी, उड़ीसा की उड़िया, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की हिंदी, गुजरात की गुजराती, गोवा की कोंकणी, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कंकड़, असम की असमी, पंजाब की पंजाबी। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों का PDF के माध्यम से जाएगा। आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना चैप्टर पढ़िए और समझिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।